हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज है 22 नवंबर। तो 22 नवंबर का करंट अफेयर देखेंगे, जिसमें हम पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस, टैक्स, पर्सन एंड न्यूज़ से रिलेटेड खबरें देखते हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज ही बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस। देखिए आप यहाँ थंबनेल वाले आर्टिकल्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनको बिल्कुल स्किप ना करें और सारा लेक्चर अच्छे से देखें। ठीक है, अब देखिए जो पहली खबर है वो स्पोर्ट्स से है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स की जनरली आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको एक साइड में दे दिया जाएगा पर्सनैलिटी और दूसरी साइड में दे दी जाएगा उसका स्पोर्ट का नाम। तो आपको क्या है, मैच द फॉलोइंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने नाम सुना होगा पंकज आडवाणी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पंकज आडवाणी है कौन सा गेम खेलते हैं, तो ये खेलते हैं बिलियार्ड। ठीक है, तो इन्होंने वर्ल्ड बिलियार्ड चैंपियनशिप जीती है, तो यहाँ पर इसलिए इनका नाम आया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। पंकज आडवाणी कौन सा गेम खेलते हैं, बिलियार्ड खेलते हैं। अगर आपसे पूछते हैं कि नीरज चोपड़ा कौन सा गेम खेलते हैं, तो आप बोलते हैं जेवलिन थ्रो। ठीक है, जेवलिन थ्रो करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखिए, ये है बिलियार्ड, कभी आप ये खेल के देखिए, काफ़ी मजा आएगा आपको। आज ये हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट खबर है वो है, यहाँ पर आपने ये चाइना देखा है। ठीक है, ये हमारा देश इंडिया, ये रहा यहाँ पर। तो चाइना क्या कर रहा है, ये साउथ चाइना सी है ये वाला पूरा का पूरा। ठीक है, तो यहाँ 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 पर अपनी क्या कर रहा है, प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। और जो साथ के जो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं उनको परेशान करता है, जिसमें फिलीपींस हैं, वियतनाम है। ठीक है, ये काफ़ी चाइना क्या क्लेम करता है कि ये जो टेरिटरी है ये चाइना की सोवरेन टेरिटरी है ना। परंतु एक बार बताइए, जब फिलीपीन देश है तो फिलीपीन के पास का जो समुद्र होगा ये फिलीपींस के पास आएगा, है ना। ये वियतनाम के पास का होगा, उस पर वियतनाम के राइट्स होंगे। परंतु चाइना क्या करता है, इन सबके राइट हक मारने की कोशिश करता है। और यहाँ जो पास यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे पैरासाइल आइलैंड है ना, तो इनको भी क्या है, ये अपने बताता है कि ये मेरे आइलैंड है। ठीक है, स्पार्टली, पैरासेल, इस तरीके से यहाँ पे आइलैंड्स है, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकता है। अब क्या है, फिलीपींस ने क्या करा है, यूएस के साथ में टाई किया है। वो मेरी टाइम एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, मेरी टाइम मतलब यानी समुद्र के जहाज चलाएंगे यहाँ पर, देखेंगे अगर कोई इलीगल एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी टाइम एक्सरसाइज कौन करेगा, फिलीपींस और यूएस दोनों मिलकर करेंगे। साथ में यहाँ पर एयर पेट्रोलिंग भी की जाएगी। ठीक है, हवाई जहाज के थ्रू यहाँ पर निगरानी भी रखी जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। फिलीपींस ने किसके साथ टाइप किया है, यूएस फोर्स के साथ में, है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए ये जो नेक्स्ट खबर है, ये आपने देखा होगा कि हमारा जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहाँ पर है ना कुछ वर्कर्स इसमें टनल में फंस गए थे, ट्रैप हो गए थे। ठीक है, तो इनको निकालने के लिए यहाँ पर ड्रिल होल किया गया और पहली जो फुटेज आई है तो यहाँ पे पाया गया कि जो 41 वर्कर्स हैं वो बिल्कुल सही सलामत है। ठीक है, तो अब उनका इवेक्यूएशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो उत्तराखंड कहाँ पर है, ये रहा उत्तराखंड। ठीक है, इंडिया में हमें लोकेशन पता होनी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट की, वो कहाँ पड़ता है। देखिए उत्तराखंड है ना, कौन कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो देखो चाइना के साथ में और नेपाल के साथ में, दो कंट्रीज के साथ में ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे सोचते हैं कि नहीं नेपाल के साथ आता है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से ये थोड़ा ध्यान रखें आप, नेपाल के साथ में और चाइना के साथ में ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। और अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के साथ में ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। जो हमारा इंडिया है वो किसके के साथ में, अपने जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं ये भी पूछा जाता है कई बार, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये बिल्कुल हल्का सा अड़ रहा है। इसके अलावा चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, ये इनके साथ में हम बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे इंडिया का। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो खबर है यहाँ पर आसाम से है। ठीक है, तो आसाम कहाँ पर है, आपने पढ़ा होगा आसाम क्या है, हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। तो ये जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। यहाँ पे ये पूरा का पूरा आसाम है। ठीक है, इतना बड़ा ये आसाम है। आसाम में ये आसाम की कैपिटल है गुवाहाटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पास में है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कई बार ये सेंचुरीज भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ये सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है। अभी हाल ही में ये पोबितोरा सेंचुरी में आप ये देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कि ये राइनोसर्स अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में मतलब घास चढ़ते हुए दिखाए गए हैं। ठीक है, तो मतलब ये काफ़ी फल फूल रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या है, ये राइनोसर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो राइनोसर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। तो आसाम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, आज ये थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए एक है रायमोना
मानस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मानस बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में औरंग नेशनल पार्क, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नामेरी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। यूपीएससी ने 50 बार इन पे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। काजीरंगा पे तो हज़ारों बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग स्टेट्स में भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, ये थोड़ा ध्यान रखें। राइनोसरस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पोबितरो क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये हम क्या देख रहे हैं, नेशनल पार्क देख रहे हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलग होती है, नेशनल पार्क अलग होते हैं, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क, ठीक है। और ढींग पटकाई, ठीक है। ढींग पटकाई ये नेशनल पार्क है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये आसाम के नेशनल पार्क है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इनकी लोकेशन और इनके नाम याद कर लीजिए। कई बार अरेंज द ऑर्डर ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से अरेंज करने के लिए भी दे दिए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है ब्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो ब्रिक्स क्या है, देखो ब्रिक्स जनरली क्या है कि 4 कंट्रीज के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, ठीक है। 2000 कब किया गया था, 2009 में से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, ठीक है। ये ब्रिक्स कंट्रीज़ क्या है, किसको रिप्रेजेंट करती है, डेवलपिंग कंट्रीज है। 2009 में इसको स्टार्ट किया गया था और 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बना था, ठीक है। तो ये 5 कंट्रीज़ का ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, अभी जो गाज़ा और इजराइल में जो वॉर चल रहा है ना, तो उसको रोकने के लिए बात कही है, ठीक है, कि वहाँ पर सीज फायर लगाना चाहिए, सस्पेंड करने चाहिए, ठीक है। और जो उन्होंने जो बंधक बनाए हैं वो एक दूसरे को छोड़ देने चाहिए। साथ में वहाँ पर वाटर सप्लाई, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी को वापस से क्या करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए। तो इसके लिए ये बात करी गई, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अभी क्या है, हमारे प्रेसिडेंट तो बिजी हैं, ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो बिजी हैं, चाहे उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहाँ बिजी हैं, अभी राजस्थान आए हुए थे, ठीक है। तो राजस्थान में जो चुनाव रैली है उसमें बिजी चल रहा है। तो हमारे क्या है, फॉरेन मिनिस्टर ने ब्रिक्स की समिट अटेंड करी थी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से, देखो साउथ अफ्रीका की लोकेशन देख सकते हैं, ये रहा साउथ अफ्रीका, 2010 में ऐड हुआ था, ठीक है। ये रहा ब्राज़ील, है ना, ब्राज़ील, ये रहा ब्राज़ील के ऊपर, यहाँ पर रशिया हो गया, ये चाइना हो गया, ये इंडिया हो गया, है ना। ये लोकेशन याद कर लीजिए, कई बार यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। आज ये ना चलते हैं, थोड़ा सा ब्रिक्स को डिटेल में समझते हैं। देखो, तो ब्रिक्स को 2009 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई में। आप देखिए इसका हेडक्वार्टर कैसे याद करेंगे, आप ब्रिक्स पढ़िए, BRICS, ठीक है। तो लास्ट में एस आता है और एस से संघाई याद कर लीजिए, ठीक है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर संघाई में, ऐसे बोलेगा तो याद आ जाएगा। चाइना के प्रांत है ये संघाई, ठीक है, वहाँ पर है। अब देखो इसमें क्या है, ये वर्ल्ड लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमी है ना, डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है ये, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना इसके मेंबर थे, 2009 में बने थे। और साउथ अफ्रीका इसमें 2010 में इंक्लूड किया गया था, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। जो ब्रिक टर्म था, ये सबसे पहले किसने दिया था, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ नील, ठीक है। 2001 में इन्होंने ये टर्म दिया था, ब्रिक, BRIC, ठीक। ऐसे इसमें 2010 में जुड़ा था, ये थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। अब जो ब्रिक कंट्रीज हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज का जो नेशन है, इसमें 41% ग्लोबल पॉपुलेशन है, 24% GDP को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 68% ग्लोबल ट्रेड दिखाता है ना। और 2028 तक जो ब्रिक्स का एक्सपेंडेशन हो जाएगा अप टू 35% ग्लोबल इकोनॉमी बन जाएगी, ठीक है। 35% जो ग्लोबल इकोनॉमी का शेयर तो ब्रिक्स कंट्रीज के पास ही होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा जो चेयरमैनशिप है, इसमें क्या है, हर साल एनुअल बेसिस पे रोटेट रहती है ना। एक साल किसी के पास होगी, दूसरे साल किसी के पास होगी, इस तरीके से जो इसकी चेयरमैनशिप है वो रोटेट होती रहती है। तो अभी क्या है, 2023 में किसके पास है इसकी चेयरमैनशिप, साउथ अफ्रीका के पास में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप, है ना। इसके अलावा जो इनिशिएटिव्स हैं ब्रिक्स के द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट्स, ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम हो गया, कस्टम अरेंजमेंट्स हो गया, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इनिशिएटिव्स लिए गए ब्रिक्स के। और जो न्यू इनिशिएटिव है वो क्या होगा, न्यू करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं ब्रिक्स मिलके, कि हम अपनी खुद की एक नई करेंसी सिस्टम लेकर आए, जिससे जो US डॉलर है, जो उसका इन्फ्लुएंस है, उसको रोका जाए, ठीक है। क्योंकि सभी देशों की डिपेंडेंसी किस पर है, US डॉलर पर। उसकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए ब्रिक्स क्या कर रही है कि न्यू करेंसी सिस्टम लाने की बात कर रही है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट खबर है यहाँ से लश्कर तैयबा। देखो लश्कर तैयबा का आपने नाम सुना होगा, आपने सबसे ये भी सुना होगा 26/11। बताइए कितने जोने जानते हैं 26/11 क्या है। तो 26/11/2008 को क्या हुआ था, लश्कर तैयबा के द्वारा हमारे इंडिया में मुंबई में इस ताज होटल पर हमला किया गया था, ठीक है। बम ब्लास्टिंग की गई थी, लोगों को मारा गया था। तो हम तब से ही ये अपनी आवाज़ उठा रहे हैं कि लश्कर तैयबा को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना चाहिए, ठीक है। तो अब जाके इसराइल ने हमारा सपोर्ट करते हुए लश्कर तैयबा को टेररिस्ट
लिस्ट में डाला है, ठीक है। क्योंकि अब इसराइल के ऊपर हमले हो रहे हैं, ठीक है। जब भी कोई देश के ऊपर हमले होते हैं तब वो टेररिस्ट के अगेंस्ट में वो अपनी आवाज़ उठाने लगते हैं, और जब तक वो दूसरे देश के ऊपर हमला कर रहे होते हैं कोई किसी के सपोर्ट पे नहीं आता। या आप खुद भी समझ सकते हैं। तो अब क्या है, इसराइल ने थोड़ा सा सपोर्ट किया है। तो अब क्या है, ये जो लश्कर तैयबा, ये पाकिस्तान आप देख रहे हैं, तो पाकिस्तान का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, फ्रीली घूमता है, मूव करता है, अपनी सभाएं करता है, ठीक है, मीटिंग्स करता है। और यहाँ की जो पुलिस है वो कुछ भी उन पर चार्जेस नहीं लगाती, उनकी कोर्ट उनको जेल में नहीं डालती। जब दुनिया के अदर देश है ना, अन्य देश भी इंडिया का सपोर्ट करते हुए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस पे टेररिस्ट लिस्ट में डालेंगे, तो इस पाकिस्तान पे क्या होगा, कहीं ये मॉरल प्रेशर बनेगा और एक लीगल प्रेशर भी बनेगा कि इस तरीके से जो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके, इन्हें जेल में डाला जा सके, इनके जो हेड हैं उनको बैन किया जा सके, इंटरनेशनल जो इधर से उधर घूमते हैं है ना उनको रोका जा सके, पासपोर्ट जब्त किया जा सके। तो इसलिए ये बैन करते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर इंडिया के ऊपर हमला कर रहे हैं तो इनको इंडिया में रिपोर्ट कर देना चाहिए, जिससे इंडिया इनको पनिश कर सके, ठीक है, जेल में डाल सके। पर ऐसा करेंगे नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा है, मैत्री फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ठीक है। ये मैत्री फेलोशिप प्रोग्राम है क्या, देखो इंडिया के साथ मिलकर ये मैत्री फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट करेगी, जिसमें क्या होगा, जो हमारे इंडिया के जो रिसर्चर्स होंगे है ना, इंडियन रिसर्चर्स होंगे, वो क्या करेंगे, 6 महीने से लेके 2 साल तक का ये टेन्योर हो सकता है इसमें। जो जैसे मान लीजिए इंडियन रिसर्चर्स हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, ठीक है। इंडियन रिसर्चर्स कहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया की जो थिंक टैंक होगी, ठीक है, थिंक टैंक के साथ मिलकर ये काम करेंगे 6 महीने से लेकर 2 साल तक। और जो यहाँ के जो रिसर्चर्स होंगे वो कहाँ जाएंगे, इंडिया में आएंगे, और इंडिया में आकर 6 महीने से 2 साल तक यहाँ पर हमारे जो थिंक टैंक है उसके साथ काम करेंगे। तो ये जो हमारी किस तरीके से हमारा रिसर्च काम करती है, ऑर्गेनाइजेशंस किस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आदान प्रदान होगी। थोड़ा सा नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम है एक तरीके से, ठीक है। तो फेलोशिप प्रोग्राम है, मैत्री किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। किसके साथ करेगी, इंडिया के साथ करेगी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट खबर है यहाँ से, ये आप ये फिगर देख रहे हैं ना, ये बंदा है, तो ये क्या कर रहा है ना, कौन सा गेम खेल रहा है, तो इस गेम का नाम है कंबाला। क्या है, कंबाला, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये साउथ इंडिया में कर्नाटका में बहुत जोरों शोरों से ये गेम खेला जाता है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं बैलों के साथ होते हैं, तो ये जो कर्नाटका में कंबाला होता है तो ये इसमें बफेलोज होते हैं, ठीक है, भैंसे होते हैं। ये भैंसे, आपने भैंस सुनी है, भैंस का हम दूध पीते हैं, और भैंसे जो होते हैं उनको हम जो कार्ड्स होती हैं, बुग्गियाँ होती हैं, ठीक है, जो हमारे बोलते हैं ना, ये क्या बोलेंगे इनको यार, इस बुल कार्ट बोलते हैं जिनको, ठीक है। तो बुल कार्ट बुग्गी हिंदी में तो बोल दिया, और एक और नाम होता है, ठीक है, वो याद नहीं आ रहा मुझे। तो ये जो बुल कार्ट्स होती है उसके अंदर इनको लगाकर सामान इधर से उधर ले जाने के लिए गाँव में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है, जनरली जो पेडी क्रॉप्स होती है पोस्ट पेडी सीजन के बाद में ये यहाँ पर किया जाता है ना, जो पेडी सीजन, जैसे मान लीजिए राइस कल्टीवेट किया जाता है, तो राइस की कटाई के बाद में ये कंबाला गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये है ना, कहाँ पर किया जाता है, कर्नाटका के अंदर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें, है ना, कल्चरल सिग्निफिकेंस है। आपसे पूछा जा सकता है कि कंबाला क्या है, तो कंबाला क्या है, एक बफेलो रेस है, ठीक है। तो ये कहाँ खेली जाती है, कर्नाटका में। अब देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट खबर है वो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप आर्टिकल देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज का क्या हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है पूरा का पूरा। इसके बाद में एक आर्टिकल यहाँ पर है जिसमें ये बात करी गई है नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव करने की बात करी गई है, ठीक है। तो ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। इसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल है, ये OECD से रिलेटेड है। तो ये क्या है, अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। क्लाइमेट फाइनेंस में कितने $100 बिलियन की बात करी गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखें, जब पेरिस समिट हुई थी तो उसमें डिसाइड किया गया था कि $100 बिलियन का एक फंड बनाया जाएगा, जिससे होगा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके जो रिपरकशंस हो रहे हैं उससे लड़ने के लिए इस फाइनेंस का इस्तेमाल किया जा सके। तो ये 3 जो आप आर्टिकल देख रहे हैं ये क्यों आए, ये इसलिए आए हैं क्योंकि अभी क्या है COP28 की मीटिंग होने वाली है, ठीक है। अब आगे चल के ये क्या है, आपको रेगुलर अखबार में ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि जब भी कोई मीटिंग होती है तो उससे रिलेटेड आर्टिकल्स एग्जाम में आने लग जाते हैं। अब आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वैसे भी पता है कि आपको पहले बता दिया था कि देखो इस सेंचुरी के एंड तक, ठीक है, जो हमारा ये 2000 सन चल रहा है, इसकी खत्म होने तक हमारा ये टारगेट है कि जो हमारा जो
ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो उसको हम 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर्ब करने की बात कर रहे हैं, और अगर पॉसिबल हुआ तो हम इसे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही कम करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे टारगेट्स हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या है, $100 बिलियन का फंड भी बनाया गया था, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये $100 बिलियन फंड का बनाया गया था। इसके लिए तो OECD की ये रिपोर्ट आई है, जिसमें ये बात कर रहे हैं कि जो दुनिया भर के जो लीडिंग नेशंस हैं वो सब मिलकर आए आपस में, जो भी इस तरीके से क्लाइमेट से लड़ने के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए अपने फाइनेंस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। इस चीज़ पर ये पूरा, ठीक है, ये वाला आर्टिकल। और यहाँ पर जो ये आर्टिकल है नेट जीरो एमिशन, तो नेट जीरो एमिशन में इंडिया के क्या टारगेट रखे हैं, देखो नेट जीरो एमिशन इंडिया के टारगेट रखे हैं कि 2070 तक हम, है ना, हमारे देश को, इंडिया को नेट जीरो कार्बन एमिटर देश बना देंगे। तो ये हमारे इंडिया के टारगेट है, ये यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अब नेट जीरो एमिशन होता क्या है? नेट जीरो एमिशन ऐसे है, जैसे मान लीजिए आपने CO2 का उत्सर्जन किया, ठीक है, कितना किया, जैसे मान लीजिए 1 लाख टन किया, 1 लाख टन किया, है ना, 1 लाख टन आपने CO2 का उत्सर्जन कर रहे हैं एक ईयर में, किसी पीरियड में, किसी फाइनेंशियल पीरियड में, किसी भी ईयर के अंदर मान लीजिए। और उतना ही क्या है फिर आप इसका, जैसे मान लीजिए आप O2 का प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, आप पेड़ पौधे इस तरीके से लगा दे रहे हैं कि जितना CO2 का उत्सर्जन हो रहा है उतना ही उसका कंजप्शन भी हो जा रहा है। तो अगर इन दोनों का जोड़ घटाव करके करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो आएगा, नेट जीरो एमिशन हुआ है, मतलब बिल्कुल भी एमिशन नहीं हुआ है, ना के बराबर, ठीक है। जितना एमिट हो रहा है उतना ही अपन उसको कंज्यूम कर ले रहे हैं, मतलब उसको एनवायरमेंट से हटा दे रहे हैं। तो ये नेट जीरो एमिशन होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब ये नेक्स्ट चलता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट खबर है साथी पोर्टल से रिलेटेड। तो देखिए जो साथी पोर्टल है, यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, साथी पोर्टल है क्या, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। प्लस साथ में IIT कानपुर, ये दोनों अच्छे से याद रखना है, IIT कानपुर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है, जो साथी पोर्टल है, ठीक है, साथी की फुल फॉर्म क्या है? तो साथी की फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, ये याद रखना है, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर हेल्प एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। यहाँ से क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो याद रखें। एक तो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्लस IIT कानपुर, ठीक है, यहाँ कानपुर भी लिख लीजिए, कानपुर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। IIT कानपुर और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर हेल्प एंट्रेंस एग्जाम, इसका फुल फॉर्म हो गई, ठीक है। तो इसमें अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपको, जैसे आप ये पढ़ पा रहे हैं सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, तो ये जो आप जैसे मान लीजिए एम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एम्स के साथ साथ मान लीजिए आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये पोर्टल आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज होगी तो आप टेस्ट दे लीजिए, और साथ में यहाँ पर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप अपनी टेस्ट मतलब जो तैयारी है उसको और ज़्यादा दुरुस्त कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, IIT कानपुर। तो यहाँ पर आपको कौन पढ़ाएंगे? IITians ही पढ़ाएंगे, और साथ में IITians के द्वारा ही ये टेस्ट सीरीज प्रिपेयर की जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आ जाइए आप, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पढ़िए, इसको, इसका आंसर देने की कोशिश करें, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज लार्जेस्ट सोल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। थोड़ा सा दिमाग पे जोर दीजिए कि भाई सॉल्ट कोस्टल एरियाज में बनता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, पर यहाँ पर ये देखिए जहाँ पर कोस्ट होंगे, कोस्ट समुद्री खारा पानी होगा, तो सबसे ज़्यादा खारा पानी कहाँ मिल सकता है हमारे इंडिया में? राजस्थान में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, या तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ मिल सकता है, और कहाँ, कौन सा स्टेट लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का? तो देखिए सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। देखिए आंसर क्या है, बी, गुजरात क्या है, लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गया। इसके अलावा इसके बाद होगा राजस्थान, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, और चौथे नंबर पर तमिलनाडु। तो ये आप इसका ऑर्डर भी याद रख सकते हैं, ठीक है, सोल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट में। और उड़ीसा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है, साथ साथ इसका गंजम के साथ पुरी, बालासोर, यहाँ पे भी कुछ मात्रा में सॉल्ट का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट चलता है। अब देखिए नेक्स्ट जो खबर क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको घर से अटेंड करके लाना है, मतलब कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इसका आंसर कल बताऊंगा। सुंदरबन इन इंडिया इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ
विच अमोंग द फॉलोइंग काइंड ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो सुंदरबन इनमें से कौन से फॉरेस्ट का प्रकार है बताइए। ड्राई फॉरेस्ट है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, टाइडल फॉरेस्ट है, या वेट डेसिडियस फॉरेस्ट है। तो इन फॉरेस्ट के नाम के साथ साथ इनके एग्जाम्पल्स भी आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखो, कभी आप चीज़ें पढ़ें तो एक चीज़ को पढ़ के ना रुकें, आप में आपको उसके अंदर और चीज़ें ढूंढनी चाहिए, तो जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।